Okay, so we'll continue from where we left in the last session, where I explained you the difference between permutation and combination. And I told you that permutation is just one step more than combination, right? And we try to understand there uh, some of those applications, right? We are going to take some more things in today's class. Let us just take few examples to better understand permutation, combination, and their relationship. So let's take an example. What do you think is the most important word for you guys? आज के तारीख में आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और कीमती शब्द क्या है? टाइम, स्किल, मनी है. Anything else? Anybody? Learning. The result of what we are doing is most important. So let us say this is a 6-letter word, right? How many 6-letter words can be formed or made using these alphabets? इन्हीं अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करके 6 लेटर के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? सिक्स फैक्टोरियल बनेंगे. 6 लेटर हैं, 6 लेटर का वर्ड बनाना है, 6 फैक्टोरियल बनेंगे. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर. So there are total number of 6 factorial. Now, if this question were to be asked, how many 4-digit या 4-letter words can be formed using these alphabets? यानी alphabets तो यही हैं, इनको इस्तेमाल करके 4 लेटर का वर्ड बनाना है अपने को. तो बताओ कितने वर्ड्स बन सकते हैं? कैसे? 6p4. So there are 2-3 ways of thinking. One of the ways of thinking is हमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है जो उसने दिया है. So this place can be occupied in 6 ways. This will be occupied in 5 ways, 4 ways and 3. सारे काम करने हैं. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका, अब 6 लेटर का वर्ड है, हमें 4 लेटर बनाने हैं. तो कौन से 4 लेटर? 6C4. 4 लेटर आ गए. इन चारों लेटर को फिर अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में. ये दोनों काम करने हैं. या फिर आप ये कह सकते हो कि 6 आइटम्स में से 4 आइटम्स को अरेंज करना है. तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये सब एक दूसरे के बराबर है. ये समझना इसलिए जरूरी है कि एग्जाम में मान लो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव दिया, तो हम जिसको सी वाला अच्छा लगता है वो तो सी देख के बोलेगा वाह पहला ही आंसर है, मजा आ गया. जिसको पी वाला आंसर सही लगता है वो तो 6p4 बोल के बोलेगा ये तो डायरेक्ट ही आंसर है. और जिसको ये बेसिक समझ में आ रहा है वो अच्छा 6 इंटू उसको मल्टीप्लाई करेगा 30 इंटू 12 360 बोलेगा ये आंसर है. और जबकि क्या आंसर है? सारे ही आंसर. तो इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग इसका रिजल्ट क्या आएगा वो इम्पोर्टेंट है. पी और सी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो इम्पोर्टेंट है. आ रही बात समझ में? तो एक तरीका तो हाँ हो रही है. ठीक है. उसके बाद मान लेते हैं यही क्वेश्चन मैं बोलता हूं, हाउ मेनी 4-letter वर्ड्स कैन बी फॉर्म सच दैट आर इज ऑलवेज देयर. 4 लेटर का वर्ड बनाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस 4 लेटर वर्ड के 4 आर जो है वो हमेशा होना ही चाहिए. तो इसको कैसे करेंगे हम? हमें आर तो चाहिए ही चाहिए, तो हम आर पहले ले आते. तो मेरे पास कितने बच गए? 5. 5 में से 3 और चाहिए. एक तो 5C3, ठीक है. 5C3 आगे क्या करूं और क्या करूं? वो तो आगे अरेंज भी तो करने हैं.
इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 आ गए ना भाई, आर तो पहले ही ले आए, उसकी तो कोई चॉइस नहीं है, 3 और ले आए। 3 लाने के कितने तरीके हैं? 5C3, 3 को चूज करने के 5C3। अब 4 आइटम हो गई, अरेंज भी तो कर सकते हैं उनको। और जो ये कहना चाह रही है वो ये कि मैंने मान लो आर यहाँ कर दिया, तो ये 3 जगह बच गई, इन 3 जगह में अरेंज करोगे तो 5P3। लेकिन ये भी तो हो सकता था कि आर यहाँ रखा हो तो ये भी तो 5P3 बनेगा, और अगर आर यहाँ रखा हो तो भी ये 5P3 बनेगा, और अगर ये आर यहाँ रखा हो तो भी 5P3 बनेगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो 4 इंटू 5P3, और यहां से अगर मैं समझाना चाहूं तो ये 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 लिख दूं, चलेगा? 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये वाली वैल्यू कितनी बन रही है? 5P3, और बाहर पे 4 आ गया। किताब में इसको ऐसे फॉर्मूले को दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा? n आइटम्स में से अगर एक आइटम आपको डेफिनेटली चाहिए तो क्या बनेगा? n-1 p, मान लेते हैं r-1, r आइटम्स इंटू r। ये किताब में फॉर्मूला लिखा होगा बट भूल जाओगे, मुझे पता ही है। कौन से रिजल्ट? पहला क्वेश्चन ये था कि मुझे 6 लेटर का वर्ड बनाना है, तो कितने तरीके से बनेगा? पहला ये था। सेकंड क्वेश्चन ये था इस 6 लेटर में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है, 6P4, या फिर ये भी तरीका हो सकता था 4 लेटर बनाने, 1 2 3 4, ये पे कोई भी 6 आ सकते हैं, कोई भी 5 है, या फिर 6C4, 6 में से 4 चूज कर लिए और उन चारों को अरेंज कर दिया। ये हो गया। अब मैंने कहा कि जो रिजल्ट वर्ड है इसमें 4 लेटर का वर्ड बनाना है, लेकिन उस लेटर में आर होना ही चाहिए, आर होना ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, चूंकि मुझे आर चाहिए तो मैं पहले आर ले आऊंगा। अब मेरे पास कितने अल्फाबेट्स बच गए? इन 5 में से कितने और चाहिए? वो 5C3 हो गए। अब कितने अल्फाबेट्स हो गए टोटल? 4 हो गए, 3 ये आ गए और 1 पहले था, 4 हो गए। लेकिन सारे पॉसिबल वर्ड्स तो चाहिए ना, तो वर्ड तो आ गए, ये तो सिलेक्शन हो गया, अरेंज करना है। तो 4 हैं तो 4 फैक्टोरियल के तरीके से अरेंज होगा। तो ये एक तरीका है लिखने का। ठीक। अब 4 फैक्टोरियल को अपन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दूं, और ये वाला जो रिजल्ट है, ये जो चीज है ये इसके बराबर है। 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 5P3। NCR इंटू R फैक्टोरियल NPR होता है ना, और ये किताब में ये फॉर्मूला होता है, ये यूज करता है किताब में बारी बारी। मैं ये समझा रहा हूँ कि क्यों आ रहा है, या तो ऐसे समझ लो या फिजिकली समझ लो। कैसे फिजिकली समझना है? मान लो आर आप ले आए, कहीं एक तो बिठाओगे ही, बचे हुए 3 जगह में 5 में से 3 आइटम को अरेंज करोगे नहीं करोगे? अगले आर को यहाँ बिठा दिया, सेम काम होगा, ये आर को यहाँ बिठा दिया, सेम काम। सारे काम करने, दिस और दिस और दिस और दिस, तो 4 बार ऐड करना है, तो हो गया ये। ठीक। हाँ बेटा बोलो, समझ में आया? किताब में ये फॉर्मूला लिखा होगा, R इंटू n-1 है ये यहाँ पे। अच्छा, मैंने कहा मैं 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो लेकिन R होना चाहिए। इस केस में तो अपन ने ऐसे ही R ले लिया था, बाद में अरेंज कर दिया। यहाँ पे मैं कह रहा हूं मैंने R ले लिया और फर्स्ट प्लेस पे ले लिया। अब बचे हुए 3 जगह में 3 अल्फाबेट चाहिए 5 में से, और लेना भी और रेंज भी करना है, क्योंकि R मैंने फिक्स मान लिया। तो ये तरीका होगा, R यहाँ पे लग गया, फिर इन 3 जगह में कोई ना कोई तो आएगा, वो फिर R यहाँ ले लिया, फिर R यहाँ ले लिया, ये सारे। तो या तो ये वाला करोगे, या तो ये, या तो ये, या तो ये ऐड। कुछ पल्ले पड़ रही है बात? अगर मैं बोल दूं R, इसमें क्या था, R इज ऑलवेज देयर, ठीक है? तो किताब में ये किसका फॉर्मूला है? पर्टिकुलर अल्फाबेट इज ऑलवेज देयर। मैं ये फॉर्मूला इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मान लो मैंने कहा कि R और E हमेशा चाहिए, फिर क्या कर लोगे? फिर ये फॉर्मूला तो फेल हो जाएगा।
समझ में आ रहा है? अगर एग्जामिनर ने बोला कि आर और ई चाहिए तो ये फॉर्मूला फेल हो गया। अब आर और ई चाहिए तो मान लो आर और ई आप ले आए, अब कितने आइटम्स बच गई? 2। कितने में से? तो 4C2 ये हो गया, 2 आइटम ये 2 आइटम आ गई, लेकिन ये 4 आइटम होगी, इन चारों को क्या करना है? अरेंज। कितने तरीके से होगा? तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब टेक्निकली इसको करना चाहो तो ये 2 करके 3 इंटू 4 इंटू 3 बाहर निकाल लो, पी के टर्म्स में कन्वर्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले से मैच नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए लॉजिक समझाना जरूरी है कि कैसे आया है। अदरवाइज डायरेक्ट फॉर्मूला है कि भाई एक आइटम नहीं चाहिए तो ये लगा दो, लेकिन क्यों लगा दो वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन आता है, आर इज नेवर देयर, मतलब मेरे पास एक वर्ड है, क्या वर्ड है? रिजल्ट। अब मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है, मैं चाहता हूं आर ना हो, क्या बनेगा? 5C4 4 फैक्टोरियल, यही बनेगा। इसको ये भी तो कह सकते हैं 5P4 इंटू आर फैक्टोरियल इज 5P4। 5 में से 4 आइटम लेके अरेंज करनी है, तो अगर समथिंग इज नेवर देयर तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा n-1PR। जो चीज नहीं चाहिए वो निकाल दो और बचे हुए को आर को अरेंज कर दो। ये किताब में फॉर्मूला लिखा होगा n-1PR। लेकिन मान लो मैं बोलता हूँ आर और ई दोनों नहीं चाहिए, समझ में आ रहा तो n-2 हो जाएगा उस केस में, क्योंकि 2 आइटम हटा दी, बची हुई आइटम में से चूज करके अरेंज करना है। तो हो सकता है फॉर्मूला दिया हो कहीं आप पढ़ो, लेकिन ये इसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, मान लेते हैं हमारे पास जो वर्ड है रिजल्ट, इसमें कितने वॉवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? ये और ये वॉवल है, 1 2 3 4, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ये वॉवल है, ये कॉन्सोनेंट्स। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने 6 लेटर के वर्ड्स बना सकते हो जिसमें दोनों वॉवल्स हमेशा इकट्ठे हों? मुझे कितने लेटर का वर्ड बनाना है? जितने अल्फाबेट्स हैं, 6 अल्फाबेट्स हैं, 6 लेटर का वर्ड बनाना है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि जो वॉवल्स हैं, कौन से वॉवल्स हैं? ई और यू, वो हमेशा एक साथ होने चाहिए। समझ में आ रहा है? अब अगर मेरे को वॉवल इकट्ठे रखने हैं तो मान लेते हैं मैंने ई और यू है, इसको मैंने रस्सी से बांध दिया, तो जहां भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। अब मेरे पास कितना बच गया? RSLT। कितने डिस्टिंक्ट एंटिटी बच गई? 5। इनको कहीं पर भी अरेंज करेंगे तो ई और यू हमेशा साथ रहेंगे, ई और यू, है ना, क्योंकि रस्सी से बांध दिया। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको? 5 फैक्टोरियल। लेकिन ई और यू को, यू और ई भी तो हो सकता है वो, तो ये भी तो इंटरनली अरेंज होगा। कितने तरीके से? 2 फैक्टोरियल। दोनों काम करने हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? दोनों वॉवल्स इकट्ठे हैं तो आप क्या करोगे? दोनों वॉवल को रस्सी से बांध दो, तो जहां भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, लेकिन इंटरनली भी तो परम्यूट होंगे, ई यू यू ई, ऐसा कुछ नहीं। हमने इसको रस्सी से बांध दिया तो एक वर्ड बन गया REUSLT, एक वर्ड बन गया। ऐसे ही मान लो RS यहां आ गया, EU यहां आ गया, LT ऐसे बन गया। ऐसे ऐसे करके कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। समझ में? ऐसे ऐसे कितने बनेंगे? 5 फैक्टोरियल। लेकिन मान लो ये जो है, ये वाला EU है, ये 5 फैक्टोरियल बन गया, लेकिन इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे RUESLT, यानी सेम ही चीज, सिर्फ EU बदलने से काउंट बढ़ गया। इसमें भी इसको कैसे लिख सकते थे? RSUELT। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि वो जब तक फिक्स्ड है तब तक तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन चूंकि इंटरनली भी अरेंज हो सकते हैं तो टोटल में काउंटिंग बढ़ जाएगी। जैसे ये एक्स्ट्रा हो गए, कितने एक्स्ट्रा होंगे? आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। अब दोनों काम करने हैं, पहला काम तो ये करना है, ऐसे करना है, फिर इनको भी इंटरनली अरेंज करना है, तो दोनों काम करने हैं तो क्या होगा? प्रोडक्ट। ये कुछ समझ में आ रहा है? EUUE, EUUE।
समझ में आया कुछ नहीं? उसको बांध दो, जहां भी जाएगा इकट्ठे जाएगा, लेकिन एक बार गया, लेकिन अगर उसको उस पोजीशन को ऐसे घुमा देंगे तो एक और हो जाएगी ना, बस। हाँ, एक ही यूनिट करेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं, नया वर्ड पकड़ लेते हैं, रिजल्ट आई। अच्छा एक बात बताओ, इतने में तो दोनों इकट्ठे हैं, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें इकट्ठे नहीं होंगे, कैसे करोगे? टोटल में से टोटल कितना, 6 फैक्टोरियल, उसमें आ रही बात समझ? अच्छा मान लेते हैं मेरे पास वर्ड है रिजल्ट आई, इसमें कितने वॉवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? 3 वॉवल्स हैं, ई यू आई। कितने अल्फाबेट हो गए? 7। कितने वर्ड बन सकते हैं नॉर्मल? 7। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिसमें तीनों वॉवल्स इकट्ठे हों? ओके, अब हम क्या करेंगे, आर एस एल टी ई यू आई, इसको रस्सी से बांध देंगे, जहां पे ये तीनों जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। कितने डिस्टिंक्ट एंटिटी होगी? 5। इनको कर सकते हैं 5 तरीके से अरेंज, लेकिन ये इंटरनली भी अरेंज होंगे। ये कितने तरीके से होंगे? क्या दोनों काम करने हैं? समझ में आ रहा है? बता क्या नहीं आ रहा? देख, 1 2 3 4 और ये अपने आप में एक एंटिटी है ना, हिलाना तो पड़ेगा उसको। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जहां पे कोई भी वॉवल इकट्ठे नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। पिछले वाले में क्या था कि 2 वॉवल थे इकट्ठे, तो टोटल में से माइनस कर दिया तो दोनों इकट्ठे नहीं है। जो आप मुझे जिसका आंसर बता रहे हो ना, आप मेरे को ये जो आंसर बता रहे हो, पता है किस बात का आंसर है? नॉट ऑल 3 वॉवल्स आर टुगेदर। 2 हो सकते हैं ना, और क्वेश्चन क्या है? कोई भी वॉवल इकट्ठा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 2 वॉवल की बात करते हैं उसमें एक केस फंसता नहीं है। इसमें हमने क्या किया, इसमें वो माइनस किया जिसमें तीनों वॉवल इकट्ठे नहीं है, लेकिन 2 वॉवल तो इकट्ठे हैं। हमें क्या चाहिए? कोई भी 2 वॉवल इकट्ठे ना हो। आ रही बात समझ में? ना ना, वो पता कैसे चलेगा जो 2 निकाले उसके बगल वाला वॉवल है या नहीं? हाँ, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, 2 वॉवल इकट्ठे हुए तो उसके बाद जब अरेंज करोगे तो उसमें कॉन्सोनेंट्स भी है और वॉवल भी है, तो जो दोनों वॉवल इकट्ठे हैं उसके बगल वाला जो रखा है वो कॉन्सोनेंट आया या वॉवल है, कैसे पता चलेगा? केसेस बनाने पड़ेंगे या तो सारे। इसका इजी तरीका ये है कि मान लेते हैं हम यहाँ लिखते हैं आर एस एल टी, ये 4 अल्फाबेट्स हो गए। इसके बीच में 1 2 3 4 5 जगह हो गई। इन 5 जगह में किसी भी 3 जगह में तीनों वॉवल्स को अगर हम रख दें तो हमेशा अलग होंगे। समझ में आ रहा है? इन 5 जगहों में से कोई भी 3 जगह लेके उसमें वॉवल रख दें तो हो जाएगा काम। अब क्वेश्चन ये कौन सी 3 जगह, तो कैसे निकालोगे? 5C3, वो 3 जगह आ गई। इन जो भी 3 जगह आई उनमें 3 वॉवल्स को अरेंज करना है, कितने तरीके से? 3 फैक्टर। ये दोनों काम करने पड़े। लेकिन लेकिन इन चारों को भी तो इंटरनली चेंज कर सकते हैं, वो कितने तरीके से होगा? 4 फैक्टर। ये सारे काम हो जाएंगे, ये आंसर है। या फिर इसको हम ये जो चीज है इसको 5p3 इंटू 4 फैक्टोरियल, या तो ये आंसर है या फिर कैसे भी समझ। ठीक है,
बोलो, क्लियर है? दिक्कत तो नहीं है इसमें? ओके। कल हमने मिसिसिपी वाला एग्जांपल कर लिया था, रिपीटिशन वाला, ठीक। इसके बाद आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। अभी तक हमने क्या किया, मतलब 5 लोग हैं, लाइन में बिठाना है, कितने तरीके से बिठा सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, है ना। 5 लोग हैं। अगर ये 5 लोग हैं और इनको सर्कल में बिठाना है, कितने तरीके से बिठा सकते हैं? इनको बिठाते हैं 4 फैक्टोरियल। क्यों? मान लो 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, इनको अगर हमें लीनियरली बिठाना है तो मैं ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए बी, सी बी, ये 6 तरीके हो गए। अब मान लो इनको मेरे को सर्कल में बिठाना है, मैंने यहाँ पे ए बिठाया, मैंने यहाँ बी बिठाया, मैंने यहाँ सी बिठाया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ए बिठाया, मैंने यहाँ बी बिठाया, मैंने यहाँ सी बिठाया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ ए बिठाया, मैंने यहाँ बी बिठाया, मैंने यहाँ सी बिठाया, ठीक। यहाँ मैंने ए बिठाया, यहाँ मैंने बी बिठाया, यहाँ मैंने सी बिठाया, यहाँ मैंने ए बिठाया, यहाँ मैंने बी बिठाया, यहाँ मैंने सी बिठाया, यहाँ मैंने ए बिठाया, यहाँ बी बिठाया, यहाँ सी बिठाया। कितने हो गए ये? 6। बट एक बात बताओ, क्या ये तीनों सेम है या अलग अलग है? ये तीनों अगर टेबल पे बैठे हैं तो सेम ही तो है। जैसे ये यहाँ बैठी है, ये यहाँ बैठी, मैं यहाँ बैठी, ठीक है। मेरे को कोई पीछे से देखेगा तो वो सोचेगा मैं ए हूँ, ये बी है, ये सी है। कोई उधर से देखेगा तो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये, और ये हम दोनों अलग है। कोई उधर से देखेगा तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये। समझ में आ रहा है? तो हमें यही नहीं पता स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो बेसिकली क्या है कि हम इसको या तो रोटेट कर दें, मेरे राइट में ये, लेफ्ट में ये। अगर ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए और मैं इधर आ जाऊं, मेरे राइट में फिर भी ये रहेगी, लेफ्ट में ये रहेगी। यानी जैसे ए के राइट में हमेशा ही बी है और लेफ्ट में हमेशा ही सी है, ए के राइट में हमेशा बी है और लेफ्ट में हमेशा ही सी है। वैसे इसका मतलब कोई फर्क पड़ रहा है? इसका मतलब यानी ये सारी एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। यहाँ पे स्टार्टिंग ए लग रहा है, यहाँ स्टार्टिंग सी लग रहा है, यहाँ स्टार्टिंग बी लग रहा है, जबकि ये है सेम। ये देखने का नजरिया अलग है। इसलिए हमें 3 बंदे हैं, उसमें से एक बंदे को फिक्स करना पड़ता है। भाई तू फिक्स हो जा, तू यहीं बैठेगा, ए फिक्स हो गया। अब ये 2 जगह बच गई। ये कितने तरीके से हो सकता है? या तो बीसी या सीबी, 2 ही तरीके से हो सकता है। इसीलिए हम इसको n-1 फैक्टोरियल करते हैं। तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट इज गिवन एज n-1 फैक्टोरियल। ये क्या है? नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर 10 लोग हैं, उनको सीधा बिठाना है तो 10 फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन गोलाई में बिठाना है तो 9 फैक्टोरियल वे से। आ रही बात समझ में? तो इसको हम सर्कुलर अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक। ऐसे ही, लेकिन इसके अंदर एक जगह प्रॉब्लम आती है जहां पे हम बीड्स एंड गार्लैंड्स की बात करते हैं, फूल माला की जब हम बात करते हैं। तो मान लो मैंने कहा मेरे 3 तरह के फूल हैं, लाइक कितने यहाँ तो बहुत ज्यादा हैं, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि हम 3 फूल हैं, ठीक। अब इन 3 फूलों की माला बनानी है, कितने तरह की माला बन सकती है?
यानी 2 माला बन सकती ना, एक ही बनेगी। देख, मान लेते हैं यहाँ पे रोज है और यहाँ तूने मान ले लिली बनाया और यहाँ बोगनविला बनाया, तो ये माला बन गई। बोगनविला, बोगनविलिया, बोगनविला ही बोलते हैं, विलिया बोलते हैं, विलिया, बोगनविलिया। अब तो दिखते ही नहीं है, वरना हर घर में होते थे खूब सारे सफेद, पिंक, खूब सारे होते थे, अब तो दिखते ही नहीं। नहीं, बोगनविलिया तो सबसे कॉमन फूल होता है, सबसे कॉमन फूल बोगनविलिया ही होता है, लेकिन अब वो अनकॉमन हो गया। हाँ देख, अब कहाँ दिखाऊंगा बोगनविलिया, पता तो होगा, बोगनविलिया तो पता ही होना चाहिए। देख ही लो यार, ये तो इम्पोर्टेंट बात है, ये मैथ से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें बोगनविलिया पता हो। अरे वो, हाँ वो क्या बोलते, कॉपीराइट क्लेम कर लेंगे, रुक जाए 1 मिनट, मैंने कई बार ऐसे मैंने कुछ किसी क्लास में बोल दी। ओके, तो लेटर से इसके रोज के राइट में लिली है, लेफ्ट में हाँ रोज। अब मान लो मैंने कहा कि ये यहाँ पे है, एम यहाँ है, एल यहाँ है, तो क्या ये नया अरेंजमेंट है? क्यों? इमेजिन करो कि ये रोज है और यहाँ पे ये दोनों फूल हैं, ठीक है। मेरे लिए राइट में क्या है? मारीगोल्ड, लेफ्ट में एम, राइट में एम है, लेफ्ट में एल है। आपके लिए क्या है? उल्टा हो गया, क्योंकि माला को हम थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं ना ऐसे। भाई मैं तो माला, अगर मान लो मैंने यहाँ माला रख दी, मैंने कहा राइट में एम है, लेफ्ट में एल है, वहां से कोई आया बोला है ये तो उल्टी है, माला को या घुमा देगा, देखने में तो अरेंजमेंट तो नहीं हुई ना, लेकिन देखने में फर्क पड़ गया। लेकिन जब आप 3 लोग कुर्सी पे बैठे हो, मान लो ऐसे टेबल पे बैठे, तो आप टेबल तो उल्टा नहीं करेंगे ना, देखिए नीचे से देखेंगे, देख राइट लेफ्ट उल्टा हो गया, टेबल में तो फिक्स हो गया जमीन पे, जो यहाँ है जो यहाँ है वहां। हाँ, वो उसमें आप थ्रू एंड थ्रू तो नहीं जा सकते ना, जब तक वो बंदा एक फिक्स है तो उसी के रेफरेंस में मूव करेगा, टेबल हम उल्टी नहीं कर सकते, लेकिन हम माला को आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं। इसका मतलब जिसमें एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का चक्कर पड़ जाता है, समझ में आ रहा है? तो जितने केसेस बनते हैं ना, उसका आधा हो जाता है, इधर वाला और इधर वाला वो सेम हो जाता है, क्योंकि अपन माला को ऐसे घुमा सकते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे 5 रंग के फूल हैं, फ्लावर हैं, कितनी मालाएं बना सकते हो अलग अलग, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2। लेकिन अगर 5 लोग हैं, उनको बिठाना है, तो कितने तरीके से बिठा सकते हो? 4 फैक्टोरियल होगा ना। 5 फ्लावर्स हैं, उसमें से कितनी मालाएं बनाई जा सकती है? पहले तो सर्कुलर अरेंजमेंट, 5 - 1 4 फैक्टोरियल, लेकिन फिर वो इधर वाला और इधर वाला चक्कर फिर पड़ेगा, क्योंकि माला को अपन ऐसे घुमा सकते हैं, तो डिवाइड बाय 2, इसलिए बाय 2 है। हाँ क्या? क्या? हाँ माला के लिए भी है, गार्लैंड और माला, मतलब बीड्स घुमा फिरा के वो माला है। हाँ जो पहनाई जा सके, क्योंकि वो थ्रू एंड थ्रू मूव करेगी ना, क्योंकि अगर हम, क्योंकि माला को अगर हम ऐसे देखें उसकी बेसिक एंटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। टायर में भी हाँ सर्कुलर डिस्क है, हमें उसको कलर करना है। हाँ 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 हाँ, अगर तू मतलब वो ट्यूब पहनाना चाहती है किसी को तो नहीं, ट्यूब भाई, टायर का मतलब तो क्या है? टायर कैसे, गाड़ी में लगा हुआ टायर को पेंट करना है, या टायर का मतलब वो खाली टायर निकाल के पेंट करना है? दोनों में फर्क। खाली टायर निकला हुआ है बाहर, मतलब पहन सकते हैं उसको, मतलब टायर खाली होता है तो पहन सकते हैं ना। हाँ तो बाई 2 लग जाएगा, तो फिर नहीं होएगा, क्योंकि लगा हुआ है तो आप पीछे वो टायर के अंदर मतलब घुस के नीचे जमीन से इधर से थोड़ा देखोगे। हाँ हाँ डॉगी देखेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कहाँ हाफ लग रहा है, कैसे लग रहा है, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चंस बनते हैं जिसको सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं, तो बीड्स एंड गार्लैंड्स के ऊपर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप पे भी क्वेश्चन बनते हैं,
ग्रुप पे क्वेश्चन का क्या मतलब है, मान लेते हैं हमारे पास 5 लोग हैं, ठीक है, और मुझे इनका ग्रुप बनाना है, एक 3 का और एक 2 का, ठीक है, 5 लोगों का ग्रुप बनाना है, एक 3 का और 2। तो क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कितने ग्रुप्स बनाए जाए। अब इसका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये है कि मान लो 5 लोग हैं, मैंने कहा तुम 3 इधर आ जाओ भाई, तो 2 का तो ग्रुप अपने आप बन गया, उसमें तो करने की जरूरत या, लेकिन उसका मतलब ये है कि 5 में से आपने 3 लोगों को बुला लिया तो ग्रुप बन गया, तो बचे हुए 2 लोग तो 2C2 बनेगा। 2C2 हमेशा ही 1 होता है, कुछ करने की तो जरूरत ही नहीं। लेकिन आप बोलो नहीं जी मैं 3 का ग्रुप क्यों बनाना, मैं तो 2 का ग्रुप बनाऊंगा, तो क्या बचेगा 3C3, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये भी वैल्यू 1 होती है और ये भी वैल्यू 1 होती है, लेकिन ग्रुप्स तो सेम बनने चाहिए। इसका मतलब 5C3 की वैल्यू 5C2 होनी चाहिए, तो 5 से 5 कटेगा, C से C कटेगा, 3 = 2 होना चाहिए। हाँ, तो ये हो नहीं सकता। इसका क्या मतलब है, क्या 5, इसका अगला इंटरप्रिटेशन ये है कि क्या मैं कह सकता हूं कि 5C3 की वैल्यू 5C2 के बराबर है, इसका तो ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। नहीं है इंटरप्रिटेशन, अगर ये इंटरप्रिटेशन नहीं है तो 3 = 2 होना चाहिए ना बेटा, ये इसका मतलब ये सही है, इसका मतलब 5C3 सेम एज 5C2। कैसे, मैथ्स भी करके दिखाता हूं और इसकी थ्योरम भी समझाता हूं। मैं कह रहा हूं 5 लोग हैं, 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप में 3 लोग होने चाहिए और एक ग्रुप में 2 लोग होने चाहिए, यही बात है। मान लो तुम 5 हो, इसमें 5 लोग बैठे हो, मैंने कहा ग्रुप बनाना है, मैंने कहा तुम 3 इधर आ जाओ, वही इधर आ जाओ, उनका ग्रुप अपने आप बन गया नहीं बन गया। मैंने इन तीनों को मान लो बुला लिया, तुम तीनों राइट, इन दोनों का ग्रुप अपने आप बन गया नहीं बन गया। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे 5 लोगों के 2 ग्रुप में बांटने हैं, तो मैं अगर एक ग्रुप बना दूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि दूसरा तो बाय डिफॉल्ट बनेगा ही बनेगा। अब इसका तरीका क्या है, इसका मतलब क्या है ग्रुप बनाने का, 5 लोग हैं, 3 का ग्रुप बनाना है, तो कौन से 3, कोई भी 3 हो सकते हैं, ग्रुपिंग हो गई, दिस इज इन इट सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप सोच सकते हो कि अच्छा 2 का ग्रुप बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, भाई 2 लोगों का ग्रुप बनाओगे तो 2 का ही तो बनाओगे, 2C2 की वैल्यू 1 ही होती है, यानी 5 लोगों में से अगर 3 लोग छांट दिए तो 2 का ग्रुप अपने आप बन गया, कंडीशन 1। दूसरा बंदा बोलता है नहीं सर 3 को मत छांटो, आप 2 को छांट लो। अगर मैंने इन दोनों को गर्ल्स को इधर कर दिया तो तुम तीनों का ग्रुप बन गया नहीं बन गया अपने आप ही, ऐसे तुम दोनों को ले लिया तो उन तीनों का ग्रुप बन गया नहीं बन गया। कहने का मतलब है अगर 5 लोगों में से 2 का ग्रुप बनाना है, 1 3 या 1 5, तो मेरे को एक ही काम करना है इसमें से, या तो मैं 3 लोगों को अलग कर दूं, 2 का अपने आप बन जाएगा, या मैं 2 लोगों को अलग कर दूं, 3 का ग्रुप बन जाएगा। लेकिन आंसर तो सेम ही आना चाहिए, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। तो इसका मतलब है जो 5C3 है, 5 लोगों में से 3 का ग्रुप बनाना, उसकी जो गिनती है और जो 5 लोगों में से 2 का ग्रुप बनाया उनकी जो गिनती है बराबर होनी चाहिए। समझ में आ रही है, और ये बराबर होती है। कैसे होती है देखो, 5C3 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - 3, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यही बनता है। 5C2 कितना बनता है, 5 फैक्टोरियल बाय 5 - 3, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2। अब 2 × 3 कर लो या 3 × 2 कर लो, कोई दर्द है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए 5C3 सेम एज 5C2। अब इसका जनरल रिजल्ट ये होता है कि जो NCR होता है ना, इज सेम एज NCN - R। वंस अगेन प्रूव करने के लिए यही काम करना पड़ेगा, इसको एक्सपैंड करोगे तो यही रिजल्ट आएगा। NCR की वैल्यू कितनी होती है, NCN - R। हाँ बोलो, 4 कहाँ गया, ये 3 है, 2। हाँ 5 - 3 नहीं होता, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय n - R फैक्टोरियल। तो 5 - 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल। ये 5C3 कैसे आया, 5 फैक्टोरियल बाय 5 - 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में, तो ये रिजल्ट हो जाता है NCR = NCN - R। तो अगर मान लो हमारे पास m + n लोग हैं और एक m का ग्रुप बनाना है, एक n का ग्रुप बनाना है, तो हम इसको m + NCM कर सकते हैं या फिर m + NCN भी कर सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। अब इसका आंसर देखो क्या आएगा, m + n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m + n - m, n फैक्टोरियल इंटू m फैक्टोरियल।
ये बनेगा। अगर इसको करोगे तो ये बनेगा m प्लस एन फैक्टोरियल, पहले वाला m फैक्टोरियल हो जाएगा, बाद वाला n। कोई फर्क पड़ रहा है? तो किताब में क्वेश्चन दिया जाएगा, मान लो 3 और 4 लोगों का ग्रुप बनाना है, तो टोटल 7 लोग हो गए, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये आंसर है ग्रुप बनाने का। अगर 3 लोग मतलब 3 टुकड़े बनाने, 3 ग्रुप, इसी को एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं, एक में m लोग होने चाहिए, एक में n, एक में p, तो कितने टोटल हो गए? m प्लस n प्लस p, ये टोटल लोग हो गए। इनको अरेंज करो, डिवाइड बाय क्या करूंगा? m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। ऐसे ही 4 का ग्रुप होता तो चारों का टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जितने का ग्रुप है उतना कर दो, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? 3 वाला जो ऊपर किया है ना, उसी में एक्सटेंड हो गया बस। भाई m प्लस n ग्रुप थे, यहाँ पे m प्लस n प्लस p ग्रुप हो गए फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय, हाँ डिवाइड करना है। मान लो 8 लोग हैं, एक में 5, एक में 3, एक में 2, तो फिर 8 फैक्टोरियल डिवाइड 9 हो, कितने हो गए? 5 3 10, 10 हो गए। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल इन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब आएगी दिक्कत जब ग्रुप बराबर हो जाएगा। इसमें तो क्या था कि कोई दिक्कत थी नहीं भाई, एक 3 का ग्रुप है तो 2 का अपने आप दिख गया, एक 2 का ग्रुप है 3 का अपने आप दिख गया। पंगा कब होगा? जब 4 लोग हैं, मान लो 4 लोग हैं, ए बी सी डी, एक ग्रुप बनेगा ए बी, तो ये बनेगा सी डी। इसको लोगे ए सी तो ये बनेगा बी डी, इसको लोगे ए डी तो ये बनेगा बी सी। समझ में आ रहा है? अब इसको मान लेते हैं आपने लिया बी सी, तो ये बनेगा ए डी। अब क्वेश्चन ये है, हाँ क्वेश्चन ये है कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या अलग माना जाए या सेम माना जाए? ये लफड़ा फंसता है, अभी समझते हैं। क्या चीज पैसे ज्यादा है? हाँ 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 बिल्कुल, अभी वही आएंगे, उसी एग्जांपल पे आएंगे। अब अच्छा मान लेते हैं बराबर हो गए। अगर हम ऊपर वाला एग्जांपल देखें तो होगा क्या? m इज इक्वल टू एन ही तो हुआ, टेक्निकली स्पीकिंग m इज इक्वल टू एन हुआ। तो जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? 2m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, यही बनना चाहिए। भाई क्या हुआ, अगर 3 और 2 लोग थे तो अपन ने ग्रुप अलग बनाए, m और n माना। मैंने कहा भाई m इज इक्वल टू एन हो गया, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, आपको m इज इक्वल टू एन करना है। तो फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो कोई चेंज आएगा भी नहीं। और अगर 3 लोगों का ग्रुप है तो ये बन जाएगा 3m फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल का होल क्यूब। आ रही बात समझ में? अब इसमें ये एक एजम्पशन है। क्या एजम्पशन है? एजम्पशन ये है कि ये मान लेते हैं ग्रुप 1 है और ये मान लो ग्रुप 2 है। समझ में आ रहा है? ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। ग्रुप 1 वाले को, हाँ ये 4 लोग हैं, एक ग्रुप बनाया जिसमें ए बी है सी डी है, ये समझ में आया? इक्वल कर दिया फॉर्मूला। और पानी पी रहा था ना, मिस हो गया, मुझे पता है। देख m प्लस एन फैक्टोरियल बाय m फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल था। अब मैंने कहा m इज इक्वल टू n हो गया, मतलब मैंने पहले 3 और 2 5 लोग थे, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन मैंने कहा कि उसमें 3 नहीं है, उसमें भी 2 ही है, 2 का ग्रुप बनाना है, तो बेसिकली m इज इक्वल टू n हो गया। तो यहाँ पे m प्लस n की जगह m प्लस m हो जाएगा। 4 का, 5 का नहीं बना रहे ना, 4 का बना रहे, तो 2m फैक्टोरियल हो गया और नीचे m फैक्टोरियल का क्यूब हो गया। अच्छा मान लो 6 लोग होते और 2 का बनाना होता, तो 3m डिवाइडेड बाय m क्यूब, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये वाला पता है कौन सा केस है, ये समझाना चाह रहा हूं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वल वाला केस तो है, लेकिन इस इक्वल वाले केस में मैं ये मान रहा हूं कि इसका मैंने नाम दिया ग्रुप 1 और इसका मैंने नाम दिया मान लो ग्रुप 2। ग्रुप 1 वाले को मान लेते हैं 1 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपए।
और ग्रुप 2 वाले को मान लेते हैं 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब एडी और बीसी और बीसी और एडी, क्या ये दोनों अलग अलग गिनती होगी या सेम गिनती होगी, पहले बताओ। अलग अलग होगी, क्योंकि एडी वाला बोलेगा तो 1 ही लाख मिल रहा है, समझ में। जो मान लो इस लाइन में जो बैठा है वो एडी है और इधर जो बैठा है बीसी है, इधर वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे, इधर वाले को कम मिलेंगे, तो ये वाले बोलेंगे ना ना भाई तू इधर आ, हम इधर जाएंगे। तो वो हमने, इसका मतलब है ग्रुप की आइडेंटिटी अलग अलग है, इस ग्रुप का मतलब अलग है और इस ग्रुप का मतलब अलग है, समझ में आ रहा है। ग्रुप की आइडेंटिटी अलग अलग है, तब तक तो ये फॉर्मूला वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा ग्रुप की आइडेंटिटी सेम है, यानी इसको भी 1 लाख मिलने और इसको भी 1 लाख मिलने, फिर इस बात से कोई फर्क पड़ेगा एडी यहाँ है बीसी यहाँ, तो एडी बीसी और बीडी एसी एक ही ग्रुप माना जाएगा, कोई डिस्टिंक्शन है दोनों ग्रुप में, समझ में आ रहा है। मान लो मैंने कहा कि ये एक ग्रुप है ये ग्रुप है बराबर, इन सारों को यहाँ बिठा दो, इन सारों को यहाँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। लेकिन मैंने कहा जो यहाँ बैठेगा वो मुझे 1 लाख देगा, जो यहाँ बैठेगा वो 2 लाख देगा, फिर क्या है, फिर वहां तो चाहोगे नहीं ना। अब ग्रुप अलग हो गया, तो इसको डिस्टिंक्ट एंटिटी, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बोलते हैं। अगर दोनों ग्रुप की आइडेंटिटी अलग अलग है तो हमारा ये जो नॉर्मल फॉर्मूला है वही है, लेकिन आइडेंटिटी सेम है, तुम यहाँ बैठो एक काउंटिंग, ये यहाँ बैठे, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो हमने इसमें डबल काउंटिंग है उसको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उस केस में, ये किस केस में, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के केस में है, ये डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उस केस में। सेम आइडेंटिटी के केस में ये सब कुछ सेम रहेगा, आइडेंटिटी सेम है। अब मैंने कहा ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 है, तो ये पीले वाले हैं इनको अलग पैसा मिल रहा है और हरे वालों को अलग पैसा मिल रहा है। अब यहाँ पर डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई कहाँ किया। अब ये दोनों जो हैं वो तो सेम ही हो गए ना, अगर आइडेंटिटी सेम है तो यहां मिलेगा तो भी 1 लाख और यहां मिलेगा तो भी 1 लाख। अब आपने कहा एडी ग्रुप बीसी ग्रुप और फिर कहा बीसी ग्रुप एडी ग्रुप, कोई फर्क है दोनों में? 2 बार काउंटिंग हो रखी है ना, इसको आधा क्या, इस वाले केस में डबल काउंटिंग हो रखी है डिफरेंट आइडेंटिटी मान के, इस ग्रुप में का अलग मतलब है इस ग्रुप। लेकिन अगर दोनों ग्रुप की आइडेंटिटी अलग अलग नहीं है तो इन दोनों को यहाँ बिठाओ, इन दोनों को यहाँ बिठाओ, इंटरचेंज करोगे तो ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा बाय 2 फैक्टर। ऐसे अगर 3 लोग होंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। जितने ग्रुप्स होंगे ना उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये सेम आइडेंटिटी और डिफरेंट आइडेंटिटी का केस बनता है, समझ में आ रही बात भाई? 3 लोग यहाँ 2 लोग यहाँ, चेंज कर दिया, वो तो दिख ही रहा है ना, 3 इधर 2 इधर, तो अलग अलग हो गए, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ये सेम आइडेंटिटी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी तक तो सही है, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एटलीस्ट 1 आर्टिकल। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एटलीस्ट 1 आर्टिकल। मान लेते हैं मेरे पास 3 आर्टिकल्स हैं ए बी सी, मुझे एटलीस्ट 1 आर्टिकल चूज करना है। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? कम से कम एक, यानी ए लूंगा तो भी चलेगा, बी लूंगा तो भी चलेगा, सी लूंगा तो भी चलेगा, ए बी लूंगा तो भी चलेगा, ए सी लूंगा तो भी चलेगा, बी सी लूंगा तो भी चलेगा, ए बी सी लूंगा तो भी चलेगा, कुछ भी नहीं लूंगा वो नहीं चलेगा। यही बात है, समझ में आ रहा है? हाँ बेटा बता, कहाँ है जाना? मैं नहीं लूंगा, एक केस वो भी तो होता है ना। हाँ, इस केस में एटलीस्ट 1 लेना है, एटलीस्ट का तो ये केस है, या तो ए या बी या सी या ए बी या बी सी बी सी ए या तीनों। कितने तरीके हो गए? 3 4 5 7 तरीके हो गए। अब इसको मैथ से करते हैं। 3 आइटम्स में से मैं कोई भी एक आइटम ले सकता हूं और 3 आइटम में से मैं कोई भी 2 आइटम ले सकता हूं
या तीनों में से 3 ले सकता हूं। समझ में आ रही बात? ये केस बनेगा। बिदु पानी पीता रिपीट करवाता है। प्यास खत्म हो गया क्या? पी लिया क्या? चलें, अच्छा ठीक है। तो ये तरीका है 3 में से 1 आइटम चूज करने का, 3 से 2 आइटम। ऐसे मान लो 5 होता और एटलीस्ट 1 करना होता तो क्या करते? 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। इसका मतलब है 5 में से 1 आइटम चुनने के तरीके, और 5 में से 2 आइटम चुनने के तरीके, और 5 में से 3 आइटम चुनने के तरीके, और 5 में से 4 आइटम चुनने के तरीके, या 5 में से 5 उठाने। यही बात है। अब हाँ वही करना है। इसकी वैल्यू बनेगी 2 की पावर n-1। कुछ उसने कुछ बताया था, मेरे को भी नहीं समझ में आया, पर मैंने हाँ हाँ बोल दिया। नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट का क्या मतलब है? ए बी सी है, इसके सेट बनेंगे, या तो सिंगलटन बनेगा ए या बी या सी, 3 सबसेट हो गए, या ए बी या बी सी या सी ए बनेगा, और या ए बी सी तीनों बनेगा। यानी बेसिकली एटलीस्ट 1 का क्या मतलब है? ऑल पॉसिबल चॉइसेस। और हमने किया था नंबर ऑफ सबसेट इज 2 टू द पावर ऑफ n, लेकिन एक केस नहीं है, उसमें एक नल सेट बनता था। 2 टू द पावर n में नल सेट आता था। नल सेट मतलब कुछ भी नहीं उठाया हमने, कुछ भी नहीं चूज किया। टेक्निकली वो होता है 5C0, वो नहीं किया। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। वो हाँ इसलिए नहीं लिया, इसलिए इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया। हाँ जी बताइए 1356। सर ए बी और बी ए एक ही बात नहीं है, अलग अलग होगा? कहाँ पे? इसमें तो कहाँ है ए बी हाँ, और बी ए? कहाँ लिखा है? ए बी ए सी बी सी ए बी सी? वही पूछ रहा हूँ, ए बी और बी ए एक ही बात है? एक ही बात है, क्योंकि हम चूज कर रहे हैं। ध्यान रखना, चॉइस है, चूज, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ए बी बी ए। अगर फर्क पड़ेगा तो उसको अरेंज बोलते हैं। ध्यान रखना, अभी तो अपने को उठाना है एटलीस्ट 1। ठीक है, तो थैंक समझे? ये समझ में आए? अब कहोगे तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से समझा दूंगा, अगर समझना है किसी को तो। आ गया ना? बाइनोमियल होता है x प्लस ए। हाँ कोई नहीं, ये देख ले। इसका एक्सपेंशन होता है nc0 x टू द पावर ऑफ n-0 a टू द पावर ऑफ 0 प्लस nc1 n-1 a to the power of 1 plus so on ncr x to the power of n-r a to the power of r, so on ncn x to the power of n-n a to the power of n। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है जब यहां माइनस होएगा। ठीक है? हाँ करवाया मैंने, पता नहीं कहीं करवाया था, उसके पहले करवाया। नंबर सिस्टम्स में, नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहा था मैंने तब आपको समझाया होगा, तब समझाया था मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन। करवाया था भाई, 2-3 बार करवाया था इधर उधर, अब आज भी करवाया हुआ है। नंबर सिस्टम में भी किया हुआ है हम, कोई नहीं दोबारा कर लेते हैं। x प्लस, चलो x प्लस ए की वैल्यू जो होती है, पूछ लेते, पूछ क्या पूछ रहे बेटा, बता क्या चाहिए, क्या पूछ रही है इसमें से? इसको बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं। हाँ उसमें मैंने पास्कल ट्रायंगल्स करवाया था, n-0 इंटू a की पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर ऑफ n-1, ncr जनरल टर्म बोलते हैं, ncn n एक ncr ncn। देखो इसमें से क्या माइनस हो रहा है? पहले 0 माइनस हो रहा है, फिर 1 माइनस हो रहा है, फिर 2 3 4 5, आखिरी में n माइनस हो जाएगा, n-n 0 आ जाएगा।
और यहाँ पे a पे पावर क्या है, a 0 1 2 3 r, फिर a की पावर n आ जाएगा। अब अगर मैं x को और a को 1 मान लूं, अगर मैं x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 मान लूं, ओके अगर अपन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 पुट कर लें तो x और a की वैल्यू 1 1 हो जाएगी। 1 + 1 बनेगा 2, 2 की पावर n, ये बनेगा nc0। 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा, और a की पावर कुछ भी करोगे 1 आएगा, तो ओवरऑल 1 ही आएगा और तो कुछ बचेगा नहीं। ये क्या बचेगा, nc1, क्योंकि x की 1 की पावर 1 करोगे, a की पावर 1 की पावर, x और a को तो 1 मान लिया ना, 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, nc2, nc3 सो ऑन टिल nc n। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n इज nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 सो ऑन टिल ncn। ये फॉर्मूला होता है आपका 2 की पावर n। nc0 का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉट चूजिंग एनी आर्टिकल। वो कितने तरीके से नहीं कर सकते, एक ही तरीका। भाई आपके पास बहुत सारी मिठाइयां हैं, एक चॉइस ये भी तो ना कुछ ना खाओ, या पढ़ना ही है हमेशा, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो वो एक केस माइनस करना पड़ेगा, वो इधर आएगा 2 के पावर n। ये एटलीस्ट 1 का क्वेश्चन हो गया। अगर कोई ये बोले नंबर ऑफ वेज ऑफ नॉट चूजिंग एन आर्टिकल और चूजिंग एटलीस्ट 1 आर्टिकल, तो मेरा आंसर 2 की पावर n बनेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बने नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग एटलीस्ट 1 आर्टिकल, तो मेरा आंसर 2 की पावर n -1 बनेगा। क्यों? क्योंकि वो एक केस जहां पे आपने कोई भी आइटम नहीं चूज करी, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट का यही मतलब होता है। हाँ जी, हाँ, या तो नीचे वाला समझ लो या ऊपर वाला समझ लो। हाँ, बस नीचे वाला कुछ मत समझो ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मैं तो ओके। हमने सेट्स में पढ़ा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं। मान लेते हैं ABC एलिमेंट्स है मेरे, और मुझे सबसेट बनाने हैं, तो सबसेट क्या बनेगा इसका, A नहीं, A भी बनेगा, B भी तो बनेगा, C, और फिर AB, हाँ, और वो तो हो गया ये। अच्छा रुक जा, कोई नहीं, देख, मान ले मेरे पास सेट A है, इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C। तो इसका एक सबसेट बनेगा ये, और एक सबसेट बनेगा ये, 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 और एक सबसेट बनेगा ये, और एक सबसेट बनेगा नल सेट। कितने सबसेट हो गए, 8। ये कैसे आता था, 2 की पावर n। n का मतलब है 3, कार्डिनल नंबर। अब इसका मतलब अगर ध्यान से देखो तो बेसिकली A B C में से मैंने कहा एटलीस्ट 1 चूज करना है। एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक चाहिए। तो कम से कम एक में मुझे कौन कौन सा चाहिए, ये चलेगा, इसमें कम से कम एक है, इसमें भी कम से कम एक है, इसमें भी इसमें है कम से कम एक, कम से कम एक। कोई नहीं, कम से कम एक का मतलब होता है एक तो चाहिए ही चाहिए, उससे ज्यादा मिल जाए तो कोई चक्कर नहीं है। समझ में आ रहा है? कम से कम एक गर्लफ्रेंड हो, एक से ज्यादा हो तो नथिंग लाइक इट। तो ओके नाउ, ओके, तो इसका मतलब एटलीस्ट 1 है, तो 1 से ज्यादा भी चलेगा, तो A भी एक्सेप्टेबल है, AC भी एक्सेप्टेबल है, सारे एक्सेप्टेबल है। तो अगर मैं नल सेट इंक्लूड करता हूं तो 8 केसेस बनते हैं 2 की पावर 3। लेकिन अगर मुझे नहीं चाहिए ये, तो इसमें से मुझे एक केस माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए जो फॉर्मूला है कि भाई 3 आइटम है, एटलीस्ट 1 चूज करना। 3C1 का मतलब है ये तीनों केसेस, 3C1 का मतलब है ये तीनों। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3C1, यानी 3 में से कोई भी एक आइटम। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3C2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3C3। बस, तो अगर इन तीनों का सम 2 की पावर n है, तो इन तीनों का भी जो सम है वो 2 की पावर n होना चाहिए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3C0 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर हम इसको ले लेंगे तो ये n बन जाएगा और इसको हटा देंगे तो -1 बन जाएगा। हाँ जी बताइए क्या पूछ रहे हो, बोलो। सर उसमें क्वेश्चन था कि वो वाला सबसेट था जिसमें ए इंक्लूड हो, वो उसका फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे? जिसमें ए इंक्लूड हो? यस सर। क्या मतलब? जैसे ये ए बी सी दे दिया एक सेट, वो पूछ रहा कितने वो सबसेट होंगे जिसमें ए इंक्लूड होएगा। तो ए को पहले बाहर कर लो, बचे हुए के नंबर ऑफ सबसेट में निकाल लो। मान लो ए चाहिए ही चाहिए, तो इसको मान लो कि मेरा सेट सिर्फ 2 ही है, ओके सर। तो बाकी उसमें तो ए रहेगा ही ना। ओके ओके। तो 2 की पावर 2 मान लो 4 हो जाएगा, उस 4 में ए तो रहेगा ही रहेगा। तो देखो 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ओके ठीक है, कहां तक पहुंचे? हाँ, एटलीस्ट 1। अब इसके अंदर क्या है, मैं आपको इसका एक और मजेदार चीज समझाता हूं। जैसे कि एटलीस्ट 1 था, 2 की पावर n था। ये 2 की पावर मान लेते 5 आइटम्स चूज करनी थी, तो हमारा आंसर होता 2 की पावर 5। समझ में आ रहा है? 2 की पावर 5, जिसमें कौन सा केस है, 0 वाला भी इंक्लूडेड है। ये पता है कैसे आ रहा है? मान लो 5 आइटम है, ए बी सी डी ई। एटलीस्ट 1 का मतलब या तो ए या तो बी या तो सी या तो डी या फिर कॉम्बिनेशन। एक और तरीका, या तो ए को उठाएंगे और या तो नहीं उठाएंगे, 2 पॉसिबिलिटी है। चूज करने वाले या तो ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। बी को या तो उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, सी को या तो पिकअप करेंगे या नहीं, डी को या तो पिकअप करेंगे या नहीं, या तो डी ई को पिकअप करेंगे या नहीं। यही सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो गुना होएगा। ये रहा 2 की पावर 5। 5 आइटम है, एटलीस्ट 1, लेकिन इसमें एक केस है। कौन सा केस है? एक भी आइटम ना उठाया तो। इस 2 की पावर 5 में कौन सा आइटम? इसमें 2 केसेस है ना, कौन से? उठाया नहीं उठाया, उठाया नहीं उठाया, उठाया नहीं उठाया। तो इसमें एक केस बनेगा, नहीं उठाया नहीं उठाया नहीं उठाया नहीं उठाया नहीं उठाया, इसमें एक भी नहीं उठाया, तो माइनस करना पड़ेगा। अच्छा ए बी सी ले लो, ज्यादा बड़ा हो गया तुम्हारे लिए। मान लो ये 3 आइटम है, मैंने कहा ए बी सी है, ऑल पॉसिबल एटलीस्ट 1 आइटम उठानी है अपने को। अब ये 2 की पावर 3, एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से आ गया, एक मैंने 3c1 3c2 ये करके दिखा। एक और चीज सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ लर्निंग है बाद में। ये 3 आइटम है, अपने को चाहिए एटलीस्ट 1। या तो अपन ए को पिकअप कर लें या ना पिकअप करें, यानी ए के पास मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 2। कौन सी? पिकअप करनी एंड नहीं पिकअप। बी को या तो पिकअप करेंगे या नहीं करेंगे, सी को या तो पिकअप करेंगे या नहीं करेंगे, तीनों काम करने। ए को मान लो पिकअप नहीं किया तो यहां तो ए नहीं आया, यहां पे बी को पिकअप कर लिया और यहां सी को पिकअप नहीं किया, ये केस बनेगा। यहां ए को पिकअप कर लिया, बी को नहीं किया, सी को नहीं किया, ये भी हो सकता है। यहां को हमने ए को नहीं किया, बी को भी नहीं किया, सी को कर लिया, हो सकता है। आपने ए को पिकअप कर लिया, बी को पिकअप कर लिया, सी को नहीं किया। आपने ए को पिकअप कर लिया, बी को नहीं किया, सी को कर लिया। आपने ए को पिकअप नहीं किया, बी को कर लिया और सी को उठा लिया। समझ में आ रही बात? फिर आपने ए को भी उठा लिया, बी को भी उठा लिया, सी को भी। यही तो सारे केसेस बनेंगे। लेकिन एक केस ये कि ए को भी नहीं उठाया, बी को भी नहीं उठाया, सी को भी नहीं उठाया। ये वाला केस नहीं चाहिए, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 केस हैं, उसमें से ये वाला केस नहीं चाहिए, नॉट पिकअप वाला। यानी कि नॉट पिकअप यानी एटलीस्ट 1 क्वेश्चन पूछा था ना कि कम से कम एक उठाना है, और आपने तो एक भी नहीं उठाया, तो वो केस माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा फॉर्मूला 2 की पावर n - 1 बन रहा था। ये पल्ले पड़ी बात। अब ये पल्ले इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि ए और बी और सी डिफरेंट आइटम्स थी। पंगा तब फंसता है जब 2 आइटम्स ए हो जाएं और एक आइटम बी हो जाए और एक आइटम सी हो जाए। पंगा क्यों है? क्योंकि ये ए उठाया, ये उठाया, पता कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है भाई? अपने 4 आइटम होगी, अब एटलीस्ट 1 पिकअप करनी है। अब ये उठा लूं, मान लो ये वाला ए उठाया, ये बी उठाया, ये सी उठाया, ये वाला ए है, ये नहीं उठाया था। अगले में आपने बोला जी मैं ये वाला नहीं उठा रहा, ये उठा रहा हूं, लेकिन ए बी सी तो सेम ही हो गया, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। सो हाउ डू यू सॉल्व दिस? हाउ डू यू रिजॉल्व इट? अब इसको ऐसे समझो, कुछ नहीं, एक, हाँ, एक उठाने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 3। या तो पहला ए उठाऊंगा या दूसरा नहीं भी तो उठाऊंगा, ये भी तो हो सकता है। तो मेरे पास बनेगा 2 + 1। बी को उठाने के कितने तरीके हैं? 2। या तो नहीं उठाऊंगा, वो कहां गया, तो 1 + 1। सी को या तो उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा, तो ये बन जाएगा 3 × 2 × 2। ये जो फॉर्मूला है ये इनवैलिडेट हो गया। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब सारी आइटम्स n आइटम्स डिस्टिंक्ट हो। हाँ, मतलब 3 × 2 × 2।
समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मान लो किसी ने बोला कि मेरे पास ए है, बी है, सी है और ए है। कितने आइटम्स हो गए? 4 और कितने हो गए? 8 और 2 10 हो गए। 10 एटलीस्ट 1 उठानी है अपन ने। अब कौन सा ए उठाएंगे वो तो पता नहीं ना, तो बेसिकली ए उठाने के कितने तरीके हैं मेरे पास? 4 + 1। ए उठाने के 5 ही तो तरीके हैं, 4 ए हैं। अच्छा ओ सॉरी, ये तो डी होना चाहिए था ना, पैटर्न भी तो फॉलो करो थोड़ा। तो ये क्या बनेगा? 3 + 1 2 + 1 1। तो किताब में ऐसा लिखा होगा, अगर मेरे पास पी टाइप्स की आइटम्स हैं और क्यू टाइप्स की आइटम्स हैं, आर टाइप की आइटम्स है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग देम एटलीस्ट 1 आइटम इज दिस प्लस दिस इंटू आर + 1 -1 -1 क्यों कर रहे हैं अपन? एटलीस्ट 1 चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि आपने एक भी नहीं उठाई। जो 2 2 2 वाला था ना, वो 2 की जगह 1 + 1 बन रहा था कि या तो उठाओगे या नहीं। लेकिन अगर 3 आइटम एक जैसी हो गई तो या तो पहली उठा लो या दूसरी या तीसरी, तो 3 + 1 4 हो गई। वो दिखा रहा है। अगर पी आइटम्स आइडेंटिकल है, क्यू आइटम्स आइडेंटिकल है और आर आइटम्स आइडेंटिकल है, तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ पिकिंग ऑफ एटलीस्ट 1 आर्टिकल का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। -1 वो भी तो केस है कि एक भी कुछ भी नहीं उठाया, वो वाला केस माइनस कर दिया। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। अभी पी, जैसे पी का मतलब ए 4 बार हो गया, तो ए इज बीइंग रिपीटेड 4 टाइम्स, पी टाइम्स, तो P + 1। क्योंकि ए को उठाने के 5 तरीके हैं ना, या तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर कोई भी नहीं उठाया। होएगा, टेंशन ना लो। बोलिए, समझ में आ रहा है यहां तक? इसके बाद आता है एक सम ऑफ द डिजिट्स फॉर्म। सम ऑफ द डिजिट्स निकालना पड़ता है कई बार। मान लेते हैं मेरे पास नंबर है 2 3 5 और मैंने कहा इसका जितने भी पॉसिबल नंबर बनेंगे उसका सम बनाना है। ये तो छोटा, अब इसके कितने नंबर बनेंगे बताओ? 3 फैक्टोरियल। कौन कौन से बनेंगे? 235 बनेगा, 253 बनेगा, 325 बनेगा, 352 बनेगा, 520 32। ये 6 बनेंगे। क्वेश्चन ये इन सबका सम चाहिए अपने को। ये तो कम है, अगर बड़ा डिजिट होता मान ले 2 3 5 7, इन सबका अपने को सम चाहिए। तो पहले सारे नंबर लिखने और फिर उनको ऐड करना है, वो आंसर चाहिए। तो मैं छोटा से तुम समझ तो नहीं पाओगे पैटर्न, बड़ा ही ले लेता हूँ, रुको। समझोगे नहीं तुम, फिर कहोगे सर। 2 3 5 7 4 डिजिट हैं। इसके सारे पॉसिबल नंबर्स कितने बनेंगे? 24 नंबर बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। तो जो नंबर बनेगा वो 2 3 5 7 बनेगा, 2 3 7 5 बनेगा, 2 5 3 7 बनेगा, 2 5 7 3 बनेगा, 2 7 3 5 बनेगा, 2 7 5 3 बनेगा। ठीक, फिर यहां से बनेगा 3 2 5 7 बनेगा, 3 2 7 5 बनेगा, 3 5 2 7 बनेगा, 3 5 7 2 बनेगा। क्या कर रहा हूं? 3 5 7 2 बनेगा, 3 7 2 5 बनेगा, 3 7 5 2, ऐसे ही बनेगा। ऐसे 4 से बनेगा और ऐसे ही 5 से, यही बनेगा। अब अपन अगर मैं इन सारों को जोड़ दूं तो जो मेरा क्वेश्चन है वो बन जाएगा। अब मैं कैसे जोड़ता हूं? देखो, जो 2 है वो 1000 की जगह पे कितनी बार आ रहा है? ठीक है, ओके। अब देखो 2 जो है वो 1000 की जगह कितनी बार आया हुआ है? 3 3 6 बार आया, यानी कि 2000 में 6 बार आया हुआ है। समझ में आ रहा है? पहले मैं सारे 1000 वाली वैल्यू ऐड करूंगा, यहां पे 3000 वाली ऐड करूं, 6 बार 3000 की प्लेस में आया। समझ में आ रहा है? और 5 ऐसे 5 6 बार जो है वो 5 जो है 1000 की पोजीशन में आया होगा। और ऐसे ही कहना ही से अगर मैं इनको जोड़ दूंगा तो सारी 1000 की पोजीशन जुड़ जाएगी।
2000 प्लस 2000 प्लस 2000, समझ में आ रहा है, 12000। फिर यहाँ पे 3000 प्लस 3000 प्लस 3000, 6 बार आया। फिर 5000 प्लस 5000, 6 बार आया। फिर 7000 प्लस 7000, इनको जोड़ दूं तो सारी थाउजेंड्स की प्लेस ऐड हो गई, हो गई। अब मैं क्या क्या कह रहे हो? हाँ, वही दिखाना है मेरे को। अब मुझे 2 चाहिए, कहाँ पे 100 प्लेस पे चाहिए। देखो 2 यहाँ पे तो सारे 2 पहले में ही खत्म हो गए। यहाँ पे 2 100 प्लेस 2 बार तो यहाँ आ गया, और यहाँ पर भी आएगा 5237, 5273 आएगा यहाँ पे 2 बार। यहाँ पर भी आएगा 7235, 7253। तो यानी 2 जो है वो कितनी बार आएगा? 6 बार। कितनी पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे? ये समझ में आ रहा है? बता। उसी तरीके से 3 जो है वो 100 पोजीशन पे कितनी बार आएगा? देखो कौन कौन सा हुआ, 2 1 2 ये हो गया, 1 2, और यहाँ पे तो नहीं आएगा। फिर यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं 5327, 5372, 2 बार आएगा। ऐसे इसमें भी 2 बार आएगा। तो 3 जो है वो 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा? 6 बार। ऐसे ही 5 जो है वो 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा? 6 बार। ऐसे ही जो 7 है वो 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा? 6 बार। पल्ले पड़ रही है बात? ऐसे ही जो 2 है वो 10 प्लेस पे कितनी बार आएगा? 6 बार। क्यों, कहां पे दिख रहा है? देखो ये देखो, एक ये रहा, एक ये रहा। दोबारा कहां पे आएगा? एक ये रहा, और एक जब हम नीचे 7 के साथ बनाएंगे वहां पे, ऐसे ही है। तो जो 2 है वो 10 प्लेस पे 6 बार आ रहा है, और जो 3 है वो भी 10 प्लेस पे 6 बार आ रहा है। 5 जो है वो 10 प्लेस पे 6 बार आ रहा है, और 7 जो है वो 10 प्लेस पे 6 बार आ रहा है। अच्छा, 2 यूनिट्स प्लेस पे कितनी बार आएगा? 6 बार। देखो 2 यहाँ, 1 2 यहाँ पे, ऐसे ही एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे 2 बार, ऐसे ही 2 यहाँ पे। तो टोटल यूनिट्स प्लेस पे कितनी बार आएगा? 3 भी 1 बार आएगा, मतलब 6 बार आएगा। 5 भी। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो कहने से मेरा काम चल जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, इन सब में कॉमन क्या नजर आ रहा है? 6। तो यहां पे मैं अगर 6 ऐसे लिख दूं, 6 इंटू 2 इंटू 100,000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1 चलेगा? ये सारी डिजिट्स को मैंने ऐड कर दिया, ये वाला रिजल्ट आ गया। समझ में आ रहा है? इसको ऐड किया, इसको ऐड करता हूं, इसको ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा? 6 इंटू 3 इंटू 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। समझ में आ रहा है? इसको ऐड कर दिया। इसको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 6 इंटू 5 इंटू 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1। इसको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? 6 इंटू 7 इंटू 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस। यही बात है। अब फिर से इनको ऐड करना है बेसिकली। इसमें से कॉमन निकल जाएगा। ये कितना बनेगा? ये वाली वैल्यू 1 1 1 1 बनेगी 4 बार। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1 2 3 4, ये कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। समझ में आ रहा है? अब जो बेसिकली 6 है ना, 4 अल्फाबेट थे ना, तो n-1 फैक्टोरियल है ये। 4 थे तो 3 फैक्टोरियल का रिजल्ट है ये। तो बेसिकली दिस इज 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। Basically that is n-1 factorial into sum of digits into 1 1 1 1। कितनी बार लिखना है? n टाइम्स लिखना है, जितने डिजिट्स हैं। ये आंसर, ये शॉर्टकट, ये फाइनल फॉर्मूला है। हाँ है ना? ऊपर वाला भूल जाओ। भूल गए? अच्छा रुक जा, कोई नहीं। अच्छा, इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, कोई जरूरत नहीं है इसकी, समझने के लिए बताया हुआ है। 1 1 1 माइनस 1 नहीं है बेटा, ये चलता जा रहा है n तक। हाँ, जितनी डिजिट है। बिल्कुल सही। मान लेते हैं मेरे को 4 7 8 9 3 सारे पॉसिबल नंबर बना के उसको जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 है ना, 5 में से ही घटा दे, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद इनका जोड़ कर दे, 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 3, जोड़ दिया। 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 है ना, बस ये आंसर है। हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम पूछते सर ये आया कैसे? फिर यही सारी कहानी बनानी पड़ती मेरे को। नहीं पूछते पक्का पूछते।
100% पूछते हैं ये तो। समझ में आ रहा है? ये सम ऑफ द वैल्यूज है। अगर 0 आ जाता है इसमें तो कुछ ना करते, क्या फर्क पड़ता है? डिजिट तो है ही, डिजिट तो है ही, वो नंबर हो जाता है बस, उसमें क्या, उससे क्या है, नंबर तो बन ही रहा है। अनलेस द क्वेश्चन सेज कि 4 डिजिट नंबर ही चाहिए या 5 डिजिट नंबर ही चाहिए, व्हाट डज इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मतलब जैसे यहाँ पे 5 डिजिट है तो 5 बना ना ना, मतलब ये इस 4 की जगह 0 लिखा होता तो क्या होता, मैं तो ये कह रहा हूं। तो भी सब कुछ यही होता, कुछ नहीं होता उसमें, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसा करते, पहले उसको सब कुछ ऐसे कर देते, फिर 0 को भूल जाते, 4 डिजिट का नंबर बना लेते, उसका सम माइनस इसका सम कर देते, आंसर आ जाता, हो जाएगा ना बस। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसमें एक रैंक ऑफ द वर्ड है, ऑफकोर्स कैट में नहीं आता, लेकिन फिर भी चूंकि आता है इसलिए मैं एक बार रैंक ऑफ द वर्ड समझा देता हूँ। है नहीं, हाँ 2-3 चीजें हैं, लास्ट नहीं है, मैं तो रैंडमली चल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। होएगा भाई, बिल्कुल होएगा, चिंता ना करो, अभी तो आधा घंटा पड़ा है यार। आधे घंटे में तो कहोगे तो प्रोबेबिलिटी भी कर दूंगा, तो क्या बात कर रहे हो। आराम से करूंगा, लेकिन विदाउट टेंशन, विद कोई चक्कर नहीं है इसका। ओके चलिए, अभी हम करते हैं रैंक ऑफ द वर्ड। बेसिकली रैंक होता है कि अगर हम डिक्शनरी में कोई शब्द लिखते हैं तो किस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि जो डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर होते हैं, है ना। तो हमें मान लो एक रैंक निकालना है, हमारे पास एक वर्ड है पॉइंट, मान लेते हैं वर्ड है पॉइंट। हमें देखना अगर ये पॉइंट अगर डिक्शनरी ऑर्डर में लिखा जाता तो कितने वर्ड्स के बाद इसका नंबर आता। ठीक, तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें अपन इसमें जो अल्फाबेट्स हैं उसको ऑर्डर में कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, ABCDEFGH I, उसके बाद क्या आएगा JKLMN, फिर आएगा OP, फिर आएगा T। ये मेरा अल्फाबेटिक ऑर्डर है, समझ में आ रही बात? क्या अच्छा ठीक है ना ऑर्डर। फिर ये डिक्शनरी के अल्फाबेट्स आ गए, इसी ऑर्डर में होते हैं। तो पहले I आएगा, फिर N आएगा, फिर O आएगा, फिर P आएगा। अब I से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स पहले लिखे जाएंगे पॉइंट से। तो I से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स होंगे, I मान लो फिक्स कर दिया, फर्स्ट वर्ड I माना, तो कितने वर्ड्स बनाने पड़ेंगे, और 4 अल्फाबेट्स हैं, तो ये कितने बनेंगे I से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। ओके, उसके बाद I तो हमें चाहिए नहीं, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, O, अच्छा हाँ N, हाँ N से स्टार्ट होने वाले कितने अल्फाबेट्स, 4 फैक्टोरियल। ये भी हमारे काम का नहीं, 4 फैक्टोरियल, N पहले फिक्स कर दिया। N से स्टार्ट होने वाले कितने शब्द बनेंगे, 4 फैक्टोरियल बनेंगे ना। अच्छा, फिर O से स्टार्ट होने वाले कितने शब्द बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या आएगा P, बट P तो हमें चाहिए, P तो हमें चाहिए, तो हमने P को फिक्स कर लिया और इसको छोड़ दिया, हमने P को फिक्स कर दिया, समझ में आ रहा है, P फिक्स हो गया। अब मेरे पास कितने वर्ड्स बचे हैं, 4। फिर से डिक्शनरी ऑर्डर शुरू करते हैं। अगला अल्फाबेट क्या है, I, डिक्शनरी में अगला अल्फाबेट क्या है, I, तो I लिखो, यानी PI, P तो चाहिए ही ना। PI से शुरू होने वाले कितने, PI से लिखने वाले कितने वर्ड्स लिख सकते हैं अपन, 3 फैक्टोरियल। लेकिन हमें PO चाहिए, PI नहीं चाहिए। P के I के बाद क्या आएगा, N, PN से कितने वाले वर्ड्स होने चाहिए, 3, चलेगा। अगला क्या होना चाहिए, O, बट PO तो अपने को चाहिए ही, तो फिक्स कर दिया फिक्स। अगला इंसिडेंटली क्या है, चाहिए भी था तो इसको फिक्स कर दिया। अगला क्या चाहिए था, N, और इंसिडेंटली N ही आ गया, खत्म हो गया।
यानी अगला वर्ड यही है, यानी कितने के बाद आया, 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल के बाद इसका नंबर पड़ा। तो यानी 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल के बाद इसका नंबर पड़ा, तो ये इसकी रैंक बनेगी। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 या 12 या 24, 24 इंटू 3 इज 72 प्लस ये कितना बनेगा 6 दूनी 12 प्लस 1, यानी 84 के बाद इसका नंबर पड़ा, तो 85वां नंबर है इसका, तो ये रैंक ऑफ द वर्ड है 85। हाँ इसी ऑर्डर में चलेगा। हाँ हाँ वो तो जो वर्ड देगा उसी का बताओगे ना। हाँ इन्हीं लेटर, हमारी डिक्शनरी में यही शब्द है, यही अल्फाबेट है बस, ठीक है, हमारी डिक्शनरी में यही है, इन्हीं का रैंक बताना है, ऐसे करना पड़ेगा। हाँ अलग एक्चुअली ना, इसके तो कई सारे कुछ शॉर्टकट भी बोलते हैं, कुछ मेथड्स हैं ऑनलाइन, बट मेरे को ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो मैं तो लॉजिकली कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ कर लो, उसमें तो क्या ही बात है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसके बाद बचता है, एक होता है डीरेंजमेंट रूल, डीरेंजमेंट बोलते हैं, और फिर लास्ट में हमारा बचेगा पार्टीशन रूल, बस। तो डीरेंजमेंट क्या होता है हम ये समझते हैं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं पहले, फिर देखते हैं। आपके पास 3 चिट्ठियां हैं, 3 एनवलप हैं, तीनों गलत जानिए कितने तरीके से चली जाएंगी। 3 चिट्ठियां हैं और 3 एनवलप्स हैं, मतलब एक चिट्ठी का करस्पॉन्डिंग एक एनवलप है, तीनों चिट्ठी गलत जानिए कितने तरीके से जा सकती है। अच्छा ये बताओ, 2 चिट्ठियां 2 एनवलप हैं, दोनों गलत जानिए कितने तरीके से जा सकती है। एक ही तरीके से। मान लेते हैं ये एनवलप 1 है, ये एनवलप 2 है, हम चाहते हैं दोनों गलत जाए, तो इसके अंदर लेटर 2 जाना चाहिए, इसके अंदर लेटर 1 जाना चाहिए, तभी दोनों गलत जाएंगे। अच्छा मान लेते हैं मैंने कहा 3 चिट्ठियां हैं, एनवलप 1, एनवलप 2, एनवलप 3, तीनों गलत जानी है, कैसे जा सकती हैं। अच्छा छोड़ो इसको, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। 2 चिट्ठियां गलत जानी है कितने तरीके से जा सकती है। 2 चिट्ठियां गलत एक तरीके से जा सकती है, कैसे। चलो ओके, चलो अभी हम तीनों चिट्ठियां गलत भेजते हैं, गलत भेजने की कोशिश करते हैं। E1 में गलत जाना है तो इसमें क्या डाल सकते हो, L2 डाल सकते हैं। इसमें क्या डालना पड़ेगा, L3, L1 डाला तो इसमें L3 जाएगा, तो इसके अंदर L3 डालना पड़ेगा, तो इसमें L1 डालना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी ये, तीनों गलत हो गई। इसके अंदर अपन ने L3 डाल दिया, इसके अंदर L1 डाल दिया और L2 डाल दिया। और कोई तरीका बताओ। 2 ही तरीके हैं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। अगर 4 चिट्ठियां 4 एनवलप होते तो, और सारी गलत जानी होती तो 4 चिट्ठियां 4 एनवलप, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4, ये इसका आंसर है। अगर 2 चिट्ठियां 2 एनवलप तो 2 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक 2 तक आएगा। हाँ माइनस प्लस। अगर 3 चिट्ठियां 3 एनवलप तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, डिनोमिनेटर फैक्टोरियल है। अगर 4 चिट्ठियां हैं तो ये आ गया। अगर 5 चिट्ठियां 5 एनवलप तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 5 फैक्टोरियल, ये याद कर लेना।
अब जैसे ये है तो 1 by 1 तो ये सिर्फ फॉर्मूले का है, तो ये मेरा बनेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी 1 तरीके जो मैंने अभी ऊपर किया था एक तरीका। अगर 3 चिट्ठियां 3 एनवलप तो ये दोनों तो कट गया, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल ये बनेगा 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल कटेगा, -1 बचेगा, तो 3 - 1 बनेगा 2 वेज। ये दो तरीके हैं, ठीक है। अगर 4 चिट्ठी 4 एनवलप है तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 4 × 3 डिवाइड बाय 2 खत्म हो जाएगा, -4 + 1, तो 12 - 4 8, 8 + 1 9। देयर आर 9 ways in which 4 letters can go wrongly in 4 envelopes, यानी चारों गलत जानी है, ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन होता है एग्जैक्टली एक गलत जानी है तो कितने तरीके से जा सकती है? 4 चिट्ठी 4 एनवलप, सिर्फ एक गलती होनी चाहिए, कितने तरीके से हो सकती है ऐसी गलती? 4 चिट्ठियां 4 एनवलप, सिर्फ एक गलत जाए, कैसे? एग्जैक्टली 1 तो हो ही नहीं सकती भाई, तो उसके साथ गया तो वो भी तो कहीं गई होगी, क्या होगा? 2 तो मिनिमम मिस्टेक होएगी तुम्हारी, या एक ही होंगी? 2 लोग होंगे ना। हाउ इज इट? देयर इज अ क्वेश्चन, देयर वाज अ क्वेश्चन इन कैट, इट सेज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 letters, you are having 5 letters 5 envelope, what is the probability of exactly 1 letter going into wrong envelope? What is the answer? Null, 0, because 5 चिट्ठियां 5 एनवलप है, एग्जैक्टली एक गलती कैसे हो सकती है भाई? अगर E1 E2 में चला गया तो E2 वाला भी तो कहीं जाएगा, तो वो भी तो गलत होगा, तो मिनिमम 2 मिस्टेक्स होंगी। सो दिस एक्चुअली दिस इज अ कैट क्वेश्चन इन प्रोबेबिलिटी। वो तो बाहर वाला नहीं, वो मतलब मामला उसी में है। अब तुम एक्सटर्नल सोर्स लगाओगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ बेटा बोल। फिर सोचना पड़ेगा, बता सोचता हूँ फिर। 3 चिट्ठियां 2 एनवलप, और करना क्या है? बना लेते हैं, गलत भेजनी है। एनवेलप 1, एनवेलप 2, एनवेलप 3। अब इसमें 2 करेक्ट चिट्ठियां होंगी, वो हमें डिफाइन करनी पड़ेगी कौन सी 2 सही हैं भाई। L1 L2 सही है या L2 L3 सही है, उस हिसाब से केस बना लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास 2 चिट्ठियां L1 L2 है और सारी गलत भेजनी है। सारी गलत भेजनी है तो E1 के अंदर अपन L2 डाल सकते हैं और E3 के अंदर, इसके अंदर L1 डाल सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो यही है। दूसरी पॉसिबिलिटी, इसको L2 डाल सकते हैं, इसको L1 डाल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? इसको L1 तो भाई 2 ही तो चिट्ठियां हैं, इसमें L1 डाल दिया, इसमें L2 डाल दिया, ये भी पॉसिबिलिटी है। L3 तो नहीं, चिट्ठियां ही 2 हैं, बिल्कुल कतई नहीं है। इसमें L1 डाल दिया, ये तो हो गया ना L2 L1, ये बस यही केसेस बनेंगे। और ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि पहले, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो यही बनेगा। पहले 1 का पता होना चाहिए, फिर 1 का पता होगा तो 2 का पता होगा, 2 का पता होगा तो 3 का पता होगा, 3 का पता होगा तो 4 का पता होगा, 4 का पता होगा तो 5 का पता होगा। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा क्योंकि हमें उस सबको केसेस को यूज करना पड़ेगा। उसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो फॉर्मूला है डीअरेंजमेंट वाला। ठीक है, देख लेना, सर्च कर लेना डेरिवेशन ऑफ डीअरेंजमेंट फॉर्मूला, जब फीलिंग लेना हो तो। बीएससी में आता है, शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं इसको, बीएससी फर्स्ट ईयर या नॉन मेडिकल में इसको डिराइव करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव करके करते हैं। तो ये हमारा डीअरेंजमेंट है। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। हाँ जी, हाँ यही लगाना है और क्या लगाना है, बाकी तो थोड़ा कर पाएंगे। इसके बाद आता है इसमें पार्टीशन रूल। ठीक है, पार्टीशन रूल क्या बोलता है? पार्टीशन रूल बोलता है, मान लेते हैं मेरे पास 10 आइडेंटिकल मैंगोज हैं, 10 आम हैं, उनको 3 हिस्सों में, 3 लोगों में बांटना है। कितने तरीके से बांट सकते हैं?
हाँ, अब इसमें दो केस बनेंगे, 0 एक्सेप्टेबल, 0 नॉट एक्सेप्टेबल। दो केस बनेंगे, एक 0 एक्सेप्टेबल, 0 नॉट जीरो एक्स नहीं वैसे। अब इसको समझने का ये तरीका है, ऐसे समझो। देखो, मान लेते हैं मेरे पास 10 आम है, मैंगो, मैंगो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आम, ये 10 आम हो गए। और मैंने 2 स्टिक ले ली, ऐसे 2 डंडियां ले ली मैंने, आंख बंद करके ऐसे पुट किया, एक यहाँ डल गया, एक यहाँ डल गया। तो मैंने कहा जहां डल गया बस वही है, पहले बंदे को तो ये मिल गया, 3 आम 3 आम 4 आम मान लेते हैं। फिर हमने आंख बंद करके फिर ऐसे डंडा हिलाया, तो मान लेते हैं एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। अब एक को 1 मिल गया, इसको 3 मिल गए और इसको 6 मिल गए। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इसको मैं S मान लेता हूं, स्टिक। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ये स्टिक जो है ना, मैं बारी बारी ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट करूंगा तो ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। आंख बंद करके मैंने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे ऐसे करता गया, तो ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट आएगा। कैन आई नॉट से कि बेसिकली ये है M S M M M S M M ऐसा। ये मिसिसिपी वाला क्वेश्चन हुआ, कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी इसकी? 12 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 12 आम देखो 3 हिस्सों में बांटना है, तो 2 ही तो कट मारने पड़ेंगे। तो 10 आम 2 स्टिक, आम आइडेंटिकल, स्टिक आइडेंटिकल, तो यही बनेगा। नहीं, मेरा ये मतलब, मैं तो समझाने के लिए कह रहा हूं कि भाई 10 आम को 3 हिस्सों में बांटने के लिए तो 2 जगह स्टिक पुट करनी है आपने। हाँ, देखो ऐसा है कि मैंने ये कहा मैंगो, 3 मैंगोज हैं और 2 स्टिक्स हैं मान लेते हैं, ठीक है। अब इसकी सारी पॉसिबल अरेंजमेंट अगर मैं करूंगा तो क्या बनेगा? मैंगो मैंगो स्टिक बनेगा। मैंगो स्टिक स्टिक मैंगो मैंगो बन सकता है, स्टिक मैंगो मैंगो बन सकता है। इसका मतलब क्या है? स्टिक का मतलब है कि ये स्टिक है, एक को 2 आम मिले, एक को 1 आम मिला और एक को 0 मिला, इसका ये मतलब है। ये स्टिक का मतलब ये है, ये स्टिक है, एक को 1 आम मिला, बीच में 0 मिले और एक को 2 आम मिला। इस स्टिक का मतलब है एक को 0 आम मिला, एक को 1 आम मिला, एक को 2 मिला, इसका ये मतलब है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट होंगी उतने ही तरीके से आम बट रहा है। जीरो एक्सेप्टेबल है ये अरेंजमेंट, ये समझा रहा हूं, ऐसा कोई मैथ्स नहीं है ऐसा। ये समझा रहा हूं कि भाई S मैंने क्यों डाला बीच में, क्योंकि जहां भी S आएगा उसके इधर बीच में और बगल में जो M दिख रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, बेसिकली वो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर मैं 12 फैक्टोरियल लेता हूं, 12 फैक्टोरियल का मतलब है जितने भी पॉसिबल स्टिक आ सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो सब आ गए। तो जितने भी पॉसिबल स्टिक आएंगे उतने पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो एक केस है, एक स्टिक यहाँ, एक स्टिक यहाँ, एक स्टिक यहाँ, तो 1 2 3, फिर हमने घुमाया, फिर 1 2 3, ऑल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन को इसने एनकम्पास कर लिया, नहीं कर लिया? तो 12 क्यों लिया? 10 तो आम थे, 2 स्टिक चाहिए क्योंकि 3 हिस्से बांटने हैं। अगर मुझे 4 हिस्से बांटने होते तो मैं क्या करता? 3 स्टिक लेता। समझ में आ रहा है? तो 4 हिस्सों में बांटना होता तो मैं 3 स्टिक लेता। जितने हिस्से हैं उससे एक कम स्टिक लेना पड़ता मुझे। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है 12C2 का। ये क्या है? 12C2। लेकिन 12C2 कहां से आया पता है? 10 तो आम थे, 3 माइनस 1 स्टिक थी। नंबर जितने लोगों में बांटना था उतने से 1 कम कर दिया मैंने, और कितने लोगों में बांटना था? 3 लोगों में बांटना था। समझ में आ रहा है? ये 10 तो स्टिक, 3 माइनस 1 क्यों किया मैंने? क्योंकि जितने लोगों में बांटना है उससे 1 कम करना पड़ेगा, और जितने लोगों में बांटना है C3। किताब में ये फॉर्मूला होगा, n आम है,
अगर r लोगों में बांटना है तो r-1 जोड़ूंगा मैं इसमें, क्योंकि r लोगों में बांटना है तो एक कम कट मारना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय CR। ये फॉर्मूला है पार्टीशन रूल का। r-1 समझ में आ रहा है भाई? 4 लोगों में देना है तो 3 कट, 2 लोगों में देना है तो 1 कट, ऐसे। इसमें क्या है, 0 इज एक्सेप्टेबल, 0 इज वैलिड ऑब्लिक एक्सेप्टेबल। आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ यही ले लेते हैं। 10 आम है। अब कहते हो कि जी मुझे कम से कम 1 आम तो चाहिए ही, और कितने लोग हैं? 3 लोग। तो इसका एक तरीका ये है कि मैं कहता हूं ठीक है भाई, तुम 3 लोग हो, तुम 1-1 आम ले लो। अब सबके पास 1 आम आ गए, कितने आम बचे? अब 0 एक्सेप्टेबल हो गया। अब ये फार्मूला लगा दो। आपका क्वेश्चन तो यही था ना कि भाई कम से कम 1 चाहिए, तो मैंने कहा ले लो भाई, खत्म करो, कम हो गया काम। अब वापस ये फार्मूला लगा देंगे अपन। अभी रुको, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला किताब में दिया, वो याद करने का तरीका समझा रहा हूं मैं तुम्हें। देखो n लोग हैं, सबने कहा जी 1-1 आम तो चाहिए ही चाहिए मेरे को। कितने लोगों ने? r लोगों ने कहा। जैसे r लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर, r लोगों ने कहा आम चाहिए, तो n में से r आम तो बाहर निकाल दिए अपन ने, तो इतने आम बच गए। n की जगह क्या करना पड़ा, ये, फिर प्लस r-1, क्यों? ये वाला CR, यही करना पड़ेगा। r से r कटेगा, n-1 CR, ये किताब में फॉर्मूला है 0 नॉट एक्सेप्टेबल का। अब मैं क्यों समझा रहा हूं अभी बताता हूं आपको। हाँ तो इसका आंसर हो जाएगा 9 कैसे होगा? हाँ 9C3 आ जाएगा, 9C3। ये समझे कैसे? 10 आम थे, 3 लोग मांग रहे थे, मैंने कहा भाई तुम अपने आम पकड़ो, 7 आम हो गए। अब 3 लोगों में बांटना है तो कितने टुकड़े करने पड़ेंगे? 3-1 टुकड़े करने पड़ेंगे, C3। तो ये 3 से 3 हमेशा कटेगा। तो किताब में फॉर्मूला ये लिखा हुआ होगा आपको, ये वाला फॉर्मूला n-1 CR। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं, इतना टेंशन मत लेना, जिसको जो चाहिए वो दे देना और फिर 0 वाला फॉर्मूला लगा देना। अब आप सोचो कि मैं क्यों समझा रहा हूं, अभी बताता हूं मैं क्यों समझा रहा हूं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आएगा, x plus y plus z is equal to 10, how many non-negative integral solutions exist for this equation? ये सवाल है कैट का। समझ में आया क्या कह रहा हूं? x y z 3 वेरिएबल है, जिनका सम कितना है? 10। अब बोल रहा है इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, और वो सॉल्यूशन क्या होने चाहिए? नॉन जीरो, मतलब नॉन नेगेटिव, यानी 0 एक्सेप्टेबल है। कहने का मतलब है अगर मैं इसको 0 बोल दूं, इसको 0 बोल दूं, इसको 10 बोल दूं, चलेगा? इसको 0, इसको 10, इसको 0, चलेगा? इसको 9, इसको 0, इसको 1, चलेगा? ये वही तो है, 10 आम 3 लोगों में तो बांट रहे हैं, और कर क्या रहे हैं अपन। लेकिन क्वेश्चन देखने में कितना डिफरेंट लग रहा है। अगर ये नेचुरल नंबर बोल देता तो 0 एक्सेप्टेबल नहीं था, तो तुम क्या करते? तुम ये करते x plus y plus z की वैल्यू 10 है, आपने कहा 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो 1 इसको दे दो, 1 इसको, 1 इसको। अब ये बन गया x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश की वैल्यू 7 बन गई। अब इसमें 0 एक्सेप्टेबल हो गया, तो बस 7 + 3 - 1 C3 - 1। अगर रट्टा याद है तो 9C1, ये रहा फॉर्मूला, अदरवाइज नहीं याद है तो ये। आ रही बात समझ में? अब इसको x डैश ना मानो, ऐसे समझाने के लिए लिखा है, 1-1 दे दो तो 7 बच गए। अब 7 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 0 एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा और मजेदार बनाया जाए तो ये बन सकता है, x बोलता है जी मेरे को तो कम से कम 2 आम चाहिए, नहीं तो लड़ाई करूंगा। y बोलता है भाई 3 से कम बात नहीं बनेगी। z बोला चल यार मैं 1 ले लूंगा, संतोष कर लूंगा 1 में। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये सिचुएशन है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देगा? एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, कैसे बोलेगा? बोलेगा x plus y plus z is equal to 10, where x is greater than or equal to 2, y is greater than or equal to 3, and z is greater than or equal to 1, and x, y, z are all natural numbers, या x, y, z are all integers.
इंटीजर में नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अगले ने क्या ही दिया कि 2 से बड़ा है। अब देखने में कितना खतरनाक क्वेश्चन है अलजेब्रा का, और है किसका। अब ये 10 आम है, एक्स बोलता है जी 2 आम दे दो पहले ही चुपचाप, तो आपने बोले ले ले भाई तू, क्या इलाज है इसका। आपने इसको किया, आपने इसको 2 दे दिए, वाई रोड़ा कर रहा है इसको 3 दे दिए, और ये भी रोड़ा कर रहा है इसको 1 दे दिए, बोले तुम लोग जाओ भाई। अब 4 बच गए। अब अगर इनको 0-0 दे दिए जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पहले ही उनके काम का आ गया। अब बेसिकली 4 आम बांटना है कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो कट कितने लगेंगे 2, C3 यही बनेगा। तो कितना बनेगा 4 3 7 - 1 6 C3, ये आंसर है इसका। इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का इतना सिंपल आंसर है, बट समझ में आना चाहिए, खतरनाक है ये उस सेंस में। 3 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन सॉल्व तो हो ही नहीं सकता, क्या मजाक समझ रहे हो इसको। 3 वेरिएबल सिंगल इक्वेशन, उसमें भी कंडीशन 3 इनइक्वालिटी की। It looks, it can be a very difficult question, but then if you understand what I'm trying to say, then chances are you will be able to handle it. हाँ जी, this will take care of your permutations and combinations within. I still spare with 4 minutes. If you want, we can see if something is there. I don't think it's missing. बोलिए, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। ठीक है, सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। अगर आप इसमें देखोगे डीरेंजमेंट है। हाँ चलो बैठे हैं, 2-3 बातें और सुना देता हूँ। मान लो एक हमारे पास हेक्सागन है, उसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, साइड होती है मैडम वो। मान लो ठीक है, कितने डायगोनल, एक ये डायगोनल है, हाँ है, ये है, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 ये हो चुका है। फिर यहां से ये बनेगा 9, हाँ है ना, हाँ ज्योमेट्री में करवाया था। अब 6 पॉइंट्स हैं, कितनी लाइनें बनेंगी, 6C2 लाइनें बनेंगी। 6 पॉइंट्स है ना, कोई भी 2 लाइन उठाओगे तो 1 लाइन बनेगी, उसमें से n लाइन माइनस करनी है बाउंड्री वाली, क्योंकि ये डायगोनल नहीं है। तो ये फॉर्मूला है हेक्सागन का, अगर n साइड्स हैं NC2 - n, ये जनरल वाइज फॉर्मूला है। इसको अगर डिराइव करना है तो ये बनेगा n फैक्टोरियल बाय n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस n। n कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल कैन बी रिटन n इंटू n - 1 इंटू n - 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 है माइनस n है। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो बनेगा n² - n - 2n डिवाइडेड बाय 2। सो इसमें से बनेगा n² - 3n डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा n इंटू n - 3/2। ये फॉर्मूला किताब में दिया हुआ है। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या दे रखा है, n इंटू n - 3/2। जनरलाइज जो फॉर्मूला है NC2 - n कर सकते हो, ये एक चीज बनती है नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला। समझ में आ रही बात। मान लेते हैं, इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मान लेते हैं मेरे पास 4 या 6 पॉइंट्स है नॉन कोलिनियर। समझ में आ रहा है, 6 नॉन कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन में कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं। क्यों, देखो एक ट्राइंगल बनाने के लिए कितनी बिंदियां चाहिए, 3, तो कितनी सिलेक्शन है, 6C3 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। भाई 3 बिंदी से एक ट्राइंगल बनेगा, कोई भी 3 बिंदी उठा सकते हो, 6C3। पंगा तब होगा जब मैं कह दूं कि 10 पॉइंट है, उसमें से 3 लीनियर है, 3 एक लाइन में है, 3 को लीनियर है, फिर क्या करोगे। हाँ यानी मान लो 10 पॉइंट्स हैं, उसमें से 3 या 4 को लीनियर है, कितने ट्राइंगल बनेंगे, पहले 10C3, ये सारे ट्राइंगल है, लेकिन इनसे ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, वो सारे माइनस करना पड़ेगा। ये आपका आंसर है, इसकी एप्लीकेशंस हैं कॉम्बिनेशन की। एक स्क्वायर में कितने, एक चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं, उनको सब पढ़ाया हुआ मैंने। 204 आएगा आंसर। और कैसे, स्क्वायर ही पूछ रहा हूँ भाई मैं।
कुछ याद आ रहा है क्या पढ़ाया था मैंने? ये स्क्वायर है मान लो, तो एक इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। हाँ फॉर्मूला देख, 1/1 एक स्क्वायर ऐसे बनेगा, एक स्क्वायर ऐसे बनेगा, 2 3 4 5 कितने बनेंगे? 7 स्क्वायर ऐसे बनेंगे और 7 ऐसे बनेंगे, कितने बन गए? 8। हाँ 8 ऐसे बनेंगे और 8 ऐसे बनेंगे, यानी 1 क्रॉस 1 के इतने स्क्वायर बनेंगे। 2 क्रॉस 2 के कितने बनेंगे? इतने। 6 इंटू 6, 5 इंटू 5, यानी बेसिकली क्या है? समेशन 8 स्क्वायर, यानी समेशन n स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये किसका फॉर्मूला है? समेशन n स्क्वायर। यही बात है। n की वैल्यू कितनी है? 8। 8 इंटू 9 इंटू 17 अपॉन 6, तो 2 4 में जाएगा, 3 3 3 जा 9, तो 12 इंटू 17 204 इतने बनेंगे। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर ये भी बोल सकता है मेरे पास एक चेस बोर्ड है लेकिन 10x10 का है, उसमें कितने स्क्वायर बनेंगे? क्योंकि 204 तो स्टैंडर्ड हो गया ना चेस बोर्ड, तो समेशन 10 स्क्वायर। समझ में आई बात? अगर इसमें पूछ लिया कितने रेक्टेंगल है तो ना ना ना, देख कितनी लाइनें हैं इसमें? 8 स्क्वायर बनाने के लिए कितनी लाइनें खींची थी आपा ने? 9। इसमें स्क्वायर की देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें बनेंगी ना। इन 9 में से कोई भी 2 उठा लो तो ऐसी लाइन बन जाएगी 9c2। हाँ तभी तो स्क्वायर बनेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? मतलब ऐसे कोई भी 2 लाइन उठा लो तो ऐसे पैरेलल लाइन मिलेगी, और ऐसे कोई भी 2 लाइन उठा लो पैरेलल लाइन मिलेगी। तो ऐसे 9 में से 2 लाइनें उठाने का 9c2, और ऐसे उठाने के लिए 9c2 दोनों। तो जब एक ये और एक ये तो बनेगा रेक्टेंगल, दोनों काम करने हैं ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अगर 8 मेरे पास लाइनें हैं तो 9c1, लेकिन मैं आपको ये इसलिए नहीं समझा रहा हूं क्योंकि किताब में आपको nc2 का होल स्क्वायर दिया गया होगा, लेकिन यहाँ n का मतलब है पाथ। समझ में? 4 रास्ते बनाने के लिए 5 एजेस मिलेंगी ना, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है। जैसे 8 खाने बनाने हैं तो लाइनें कितनी थी? 9। तो उन 9 में से कोई भी 2 लाइन उठाओगे तो एक पैरेलल लाइन मिलेगी ऐसे, और ऐसे ही जो लाइनें हैं 9 लाइनें हैं उसमें से कोई 2 उठाओगे तो 2 लाइनें ऐसे और 2 लाइनें ऐसे, रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये है। अगर मेरे ख्याल से कहीं शायद इसमें फॉर्मूला अगर दे भी रखा हो सकता है n+1c2 का होल स्क्वायर दे रखा होगा, तो अगर ये बनेगा तो ये बनेगा, आई एम नॉट श्योर, देखना किताब में दे रखा है क्या n+1 फैक्टोरियल, n+1 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये मेरा बनेगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। n यहाँ n-1 फैक्टोरियल कटेगा, n इंटू n+1/2 ये बनना चाहिए अगर बनेगा तो, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, बेसिकली दैट इज द फॉर्मूला। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स शायद इसमें नहीं होगा, गूगल पे मार लेना, यही मिलना चाहिए, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, दिस इज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। नंबर ऑफ, हाँ, विच इज नथिंग बट n क्यूब, दिस इज नथिंग बट समेशन n क्यूब। ये नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ बॉक्सेस, क्योंकि हमने n+1 लिया था तभी रिजल्ट आया था, ध्यान देना। समझ में आ रहा है? यानी 8 खाने बन रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 8 का क्यूब, समेशन 8 का क्यूब, बस। तो समेशन 8 का क्यूब जो फॉर्मूला लगे वो लगा। ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स का क्वेश्चन बनाया जाता है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स उस मेथड से निकलता है। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि भाई इतने पॉइंट्स हैं, कितने। एब्सोल्युटली एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। ये बड़ा था ना ज्योमेट्री में, इंक्लूडेड हो। मान ले तूने 2 बगल बगल वाली खींच ली लाइनें और ये भी 2 बगल बगल वाली खींच ली, तो सारे स्क्वायर ही तो बनेंगे। अगर 2 यूनिट्स का गैप ऐसे ले लिया, 2 यूनिट्स का गैप ऐसे ले लिया, तो भी सारे स्क्वायर बनेंगे। 3 यूनिट का गैप ले लिया, 3 यूनिट, तो स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और कुछ टाइम पड़ा है? अच्छा नहीं, हो गया। हाँ मैंने कहा पढ़ा हो तो एक आधा और कुछ ज्ञान देख लो। नहीं ठीक, हाँ जी, समझ में आया भाई ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, देन दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज फार एज
P and C is concerned,